गुड इवनिंग दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का नया चैप्टर सिविक्स का था कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इट्स बेसिक्स या इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इंडिया जैसी एक बड़ी सोसाइटी जहां पे अलग अलग कम्युनिटीज रूल करती है, रूल तो नहीं करती है, एक साथ रहती है, तो इनको एक साथ रखने के लिए पीसफुल मैनर में हमें जरूरत है कंसेंसस की। लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। ये वाला वर्ड यहाँ छुपा हुआ है तो थोड़ा सा समझ जाइएगा, कम्युनिटी लिखा हुआ है वो। तो ये सारे जो लोग एक साथ हमारे यहाँ रहते हैं वो कंसेंसस के थ्रू रहते हैं। जो कंसेंसस के थ्रू यहाँ पे रूल बनाए जाते हैं उसके बिहाफ पे लोग एक साथ पीसफुल मैनर में रह पाते हैं। और ये जो कंसेंसस है, कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जहां पे सारे लोग एक साथ एग्री करें किसी चीज को। और हमारे यहाँ जो कंसेंसस है वो रिटन फॉर्म में है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? हमने डेफिनेशन में कल देखा तो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रूल रेगुलेशन का रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे कोई देश चलता है। ये हमने पढ़ा था सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन। कब? कल। दूसरे वर्ड्स में बताया रखा है जो आपको कल मैंने समझा दिया। फिर हमने कल क्या किया? हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में कैसे, उसके पहले इन्होंने एक इवेंट आपको बताया जो हुआ था इस सिस्टम के कारण। इस सिस्टम का क्या नाम था? अपार्थेड। अपार्थेड क्या था? एक ऐसा सिस्टम जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मतलब व्हाइट्स एंड ब्लैक्स एंड कलर्स के बीच में इंफीरियर एंड सुपीरियर दो कैटेगरीज बना दी गई थी। जिसका भी कलर कॉम्प्लेक्शन व्हाइट होता था वो अपने आप को क्या मानते थे? सुपीरियर। और जिनका कलर या तो ब्लैक होता था या कलर्ड होते थे, गेहूं रंग के होते थे हम जैसे, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको इंफीरियर, कहा नहीं माना भी जाता था। और इन्हीं सब चक्करों में, इन्हीं सब चीजों के कारण इस तरह का सिस्टम उन्होंने क्या कर दिया? पॉपुलर कर दिया। मतलब अपार्थेड को उन्होंने इतना ज्यादा प्रोपोगेट किया कि एक ग्रुप जो व्हाइट जो ग्रुप है उसको तो बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस मिल गई और जो ब्लैक्स हैं या कलर्ड है उनको सप्रेस कर दिया गया। अब आप देखो, मैंने कल भी बताया तुम्हें कि इनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है, इनको अलग जगहों पर रहना पड़ रहा है, इनके स्कूल कॉलेजेस सब कुछ सेपरेट है, इवन ट्रेन के कोचेस भी सेपरेट हैं। यहां पर दो ग्रुप्स अलग अलग, व्हाइट एंड ब्लैक्स के बीच में शादी नहीं हो सकती, एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस है। ना ही तो ये चर्चेज में जाके वर्शिप कर सकते हैं। सोचो, सब कुछ बांट दिया इन्होंने। एक मूवमेंट फ्रीली नहीं कर सकते ये लोग, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, राइट टू वोट नहीं है, या फिर गवर्नमेंट के किसी भी काम को ये मना नहीं कर सकते हैं, इनके पास में किसी भी तरीके का कोई भी राइट नहीं था। ये सारी बात हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे वो दिन आया जब अपार्थेड पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाने लगा वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले यूएन ने भी ऐसा ही कुछ किया था। अच्छा, यूएन तो चलो उसको बताता हूं, पहले ये समझो कि इंटरनली यहां क्या हुआ। इंटरनली यहां पर इन द ईयर 1910 एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। पहले तो एक ग्रुप था, आगे चल के इसने इलेक्शन भी लड़े, तो एएनसी बनाई गई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके अंदर अलग अलग जो डिस्क्रिमिनेटेड पीपल थे दे केम टुगेदर और वो इस सेग्रीगेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे जो वो फेस कर रहे हैं। इसका जो मूवमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया 1950 तक आते आते। और कंडीशन याद रखें, 1960 के अंदर जो एएनसी थी उसको बैन कर दिया गया। यहां पर 1960 आपको दिमाग में रखना है। क्यों याद रखना है मैं बताऊंगा उसका रीजन, लेकिन अभी के लिए आपको इतना सा समझना है कि 1960 में एएनसी को बैन कर दिया गया है। अगर कल का लेक्चर याद है तो मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी ग्रुप को बैन कर देना एक तरीके का मतलब आप उसके ऊपर रोक लगाना है, आप उसको फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसका जो भी काम है उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो ये चीज 1960 में बैन हुई है। इसका मतलब क्या हो गया? एएनसी का जो वर्किंग है वो बंद हो गया है। लेकिन होता है क्या है आगे देखिए, यूएन इंटरनेशनल सपोर्ट ये लगातार हुआ, वहां पे क्रिटिसिज्म हुआ, एएनसी को लोग सपोर्ट कर रहे थे अब, और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को उन्होंने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। इनके ट्रेड रिलेशन भी खराब हो रहे थे वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे में फिर फाइनली कंडीशन आई अप्रैल 1994 की, जब साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस हुए और अप्रैल 26 को यहां पर एएनसी जीत गई। यहां तक हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इवन हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड में एक नई डेमोक्रेसी का बर्थ हुआ था इस दिन 26 अप्रैल को। अब देखिए आगे का, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखें फिर से,
अभी तक नई डेमोक्रेसी आई है, अब ये जो गवर्नमेंट आई है ANC की, दे विल ट्राई टू क्रिएट सम गुड थिंग्स, दे विल ट्राई टू चेंज सम नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम देयर कंट्री, है ना। वो अपने आप को थोड़ा बदलना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि अब जो भी चीज़ें यहाँ पर जो गलत हो रही थी उसको ख़त्म कर दें। तो व्हाट दे स्टार्टेड, व्हाट दे हैव डन, उसको हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो थोड़ा सा अच्छे से आपको सुनना है, समझना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, तो प्रॉब्लम होगी नहीं तो शुरुआत करते हैं। भैया देखो, यहां पर इसने बताया द पार्टी दैट हैड रूल्ड थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, देखो यहां पर क्या है, नेगोशिएशन शुरू हो गए थे। देखो गौर करना, ANC के बीच में और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के बीच में, कि भैया हम नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लेंगे, ये बात हुई थी। इसके बाद में इलेक्शंस हुए, लेकिन ये नेगोशिएशन तो चलने लग गया। उसी नेगोशिएशन के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर ये जो ऑपरेसिव सेक्शन था और जो स्ट्रगल करने वाला सेक्शन था, ये दोनों अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। एंड इनका मेन टास्क क्या था, एक अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ऐसा नहीं है इन वाइट कम्युनिटी को यहां से हटा दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक कम्युनिटी के पास में ही सारी सुप्रीम पावर दे दी जाएगी अब। नो, इट वाज काइंड ऑफ कि अब हम सब इक्वल हैं, आप हमारे साथ में इस तरह का अपार्थाइड लाइक पॉलिसीज को हम पे इंपोज नहीं कर सकते। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनने को था जो वर्ल्ड में आज तक देखा नहीं गया था, वर्ल्ड ने आज तक कभी भी उसको फेस नहीं किया था। वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वी हैड टिल नाउ। It gave to all the citizens the most extensive rights available in any country. किसी भी देश के अंदर उनके नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों में सबसे फाइनेस्ट, सबसे कूल जो राइट्स थे वो किसके पास थे, साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स के पास। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनने को था जो क्लियरली ये बताता था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन कैसे हो। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को आप अलग नहीं कर सकते, चाहे वो कहीं से भी आता हो। हर एक का ये राइट है कि वो ट्रीटेड होना चाहिए, कि वो पार्टिसिपेट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड टेकिंग डिसीजन में, डिसीजन मेकिंग पावर में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इन शॉर्ट, किसी को भी आप गॉड और किसी को भी डिमॉन नहीं बता सकते हो। किसी को तो भगवान बना के बैठा दिया आपने और किसी को शैतान बना रखा है, नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो सॉल्यूशन का पार्ट बने। कोई प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, इस चीज के लिए दे मस्ट बी देयर। साथ ही साथ यहां पे ये बताया गया है कि किसी ने कुछ भी किया हो या वो कैसे भी रिप्रेजेंट करता हो, चाहे ब्लैक कम्युनिटी से चाहे व्हाइट कम्युनिटी से, दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। ये जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन था, आज वर्ल्ड की मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्रीज को ये इंस्पायर करता है। इवन हमने भी बहुत कुछ इससे सीखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। साथ ही साथ ये जो स्टेट पूरी तरीके से डिफेम थी पूरे एंटायर वर्ल्ड में, कि यहाँ पे कोई भी चीज़ डेमोक्रेसी के बिहाफ पर नहीं होती। यहाँ पे जो अफ्रीकन गवर्नमेंट है, दे हैव क्रिएटेड सच लॉज जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ही डिस्क्रिमिनेशन है, जो इस तरह से डिफेम थी। नाउ द कंडीशन ये है कि डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना अपन कि उनको देख के सीखो, तो वो वाली कंडीशन हो गई साउथ अफ्रीका में कि एक ऐसी डेमोक्रेसी ये सामने लेकर आए जिसको आज सब इंस्पिरेशन मानते हैं। ये कंडीशन है अब की 1994 के बाद की। होपफुली यहां तक आपको कोई भी इशू नहीं है, इतना टफ था भी नहीं। तो उसको शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। एक जो कैरेक्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो ये जो नेल्सन मंडेला है, ये कौन है? इन्हें साउथ अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका का गांधी। गांधी जी ने क्या किया? पैसिव रेजिस्टेंस, एक सत्याग्रह मूवमेंट किया, ऐसा ही इन्होंने भी किया। इन्होंने भी बहुत शांति से इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के कारण ये बहुत ज़्यादा रिनोन हो गए, फेमस हो गए, और एक कंडीशन आई कि इनको देश का प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया गया। क्या था, कैसे हुआ, लेट्स सी। नेल्सन मंडेला, वन ऑफ द मोस्ट एबल, एफिशिएंट एंड फार साइटेड लीडर ऑफ ANC। मैंने क्या बोला तुम्हें, 1960 याद करने को कहा मैंने तुम्हें। अब 1960 की बात है। अच्छा, ये बनी कब थी? 1910। तो इस दौरान बहुत सारे लीडर्स आए,
बट उन लीडर्स में सबसे ज्यादा एबल, सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सबसे ज्यादा दूरदृष्टि रखने वाले जो लोग थे या जो पर्सन थे वो थे नेल्सन मंडेला। इन्हीं की लीडरशिप में जो स्ट्रगल था अपार्थेड वाला वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचा, मतलब एंड पर आ गया। इनके पार्टिसिपेट करने के कारण अपार्थेड जो मूवमेंट था उस सिस्टम को रोकने के लिए जो ये मूवमेंट चल रहा था उसके लिए इनको एक पनिशमेंट के तौर पर सेंटेंस दिया गया, लाइफ इम्प्रीजनमेंट, आजीवन कारावास सेंटेंस दिया गया इन द ईयर 1964। अभी मैंने तुम्हें बताया 1960 को बैन किया गया एएनसी को। उसके बावजूद भी क्या कर रहे थे ये, अपार्थेड पॉलिसी के अगेंस्ट में अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस थी, सॉरी अफ्रीकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दे वर डूइंग प्रोटेस्ट। ऐसे में जितनी बार इन्होंने पार्टिसिपेशन किया उतनी बार ये हाईलाइटेड हुए और कंडीशन ये हुई कि ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रीजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। अच्छा भैया मान लिया, अच्छा इसमें क्या हुआ, और तो इनको मान के चले आप, ये जो सजा मिली थी ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं थी। इन्होंने अपने लाइफ की आगे आने वाले 28 ईयर्स इन्होंने कहां बिताए, साउथ अफ्रीकन प्रिजन में। आप सोचो एक बंदा 28 साल तक जेल के अंदर है और वो जो लाइफ स्पैन उसका जो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये कह सकते हो जवानी उसकी पूरी की पूरी कहाँ चलेगी, जेल में चलेगी। ऐसे में होता क्या है कंडीशन, मैक्सिमम चीज़ें लोग हार मान जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जेल में रहने के बावजूद भी इन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखा। इनकी एक बिटिया हुआ करती थी, ठीक है, वो इनसे मिलने आती थी, वहाँ से इनका जो मैसेज होता था वो मैसेज वहाँ से कलेक्ट करती थी इनके पास से, और जो इनकी कम्युनिटी थी, इनके जो लोग थे उन तक वो शेयर करती थी। तो इन्होंने जेल में रहते हुए भी नेक्स्ट 28 ईयर्स तक इन्होंने अपना स्ट्रगल जेल से जारी रखा। इनको कहाँ पर भेजा गया था, रॉबिन आइलैंड पर। रॉबिन आइलैंड पे एक जेल था, वहाँ पर इनको इम्प्रीजन कर दिया गया था। तुम जानते हो 1994 अप्रैल, अभी हमने पढ़ा 26 अप्रैल 1994, 1994 26 अप्रैल 90s के अंदर बात है। साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक तरीके से कह सकते हो आप, दे हैव जस्ट टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस एंड अल्टीमेटली जो भी सिचुएशंस थी, जो भी चीजें थी, उन सभी को इन्होंने यहां से वॉश आउट कर दिया। In the 80s, due to activities of South African National Congress and the support it got from the other countries of the world, South African regime was completely isolated from the world. ये जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, इनको लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया था और अल्टीमेटली लोगों का जो साथ था वो किसको मिल रहा था, एएनसी को। मैंने बताया था तुम्हें कि यूएन ने भी इसको वॉर्न कर दिया था, दूसरे वर्ल्ड ने भी इनको वॉर्न कर दिया था कि भैया हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब ये आइसोलेटेड हो चुके थे, इनको किसी भी तरीके का सपोर्ट एक्सटर्नली नहीं मिल रहा था। आगे क्या होता है, इन द ऑर्डर टू क्रिएट अ फेवरेबल एटमोस्फेयर नेल्सन मंडेला वाज रिलीज्ड इन 1990। इनके लिए कंडीशंस थोड़ी सूदिंग हुई और 1990 में इनको जेल से रिलीज कर दिया गया। और ये वो टाइम था जब 1994 में इन द ईयर 26 अप्रैल 1994 जो साउथ अफ्रीका था वो अब फ्री हो गया था साउथ अफ्रीकन रिजिम से, मतलब उस गवर्नमेंट से जो वाइट्स की थी। यहां पर एक नया फ्लैग इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और ये वो फ्लैग था जो एक नई बॉर्न डेमोक्रेसी को वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सो जो ये अपार्थेड गवर्नमेंट थी, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने वाली जो एक गवर्नमेंट थी, अब उसका एंड होने वाला था, एक तरीके से हो ही गया था। और अब यहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट बनने वाली थी जो कि मल्टी रैशनल गवर्नमेंट थी, मतलब अलग अलग रेस वाली, व्हाइट एंड ब्लैक्स दोनों थे, साथ ही साथ कलर्ड्स भी थे यहां पे। अब ये मत बोलना WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं है ना, WBC मीन्स हो गया है व्हाइट्स, ब्लैक्स एंड कलर्ड्स। आजकल ब्लड वैसे ही बहुत याद आता है। देखिए भैया 1994 की बात है, इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो नेल्सन मंडेला के मतलब टाइम ड्यूरेशन में हुए एंड नेल्सन मंडेला को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन थे प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के इन द ईयर 1994? अब सुनना बात, ही वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट। इसके पहले तक क्या था, पहले तक रूलर्स थे,
मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि वहां पे व्हाइट कम्युनिटी क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, एंड दैट व्हाइट कम्युनिटी वाज नॉट अलाउइंग द ब्लैक कम्युनिटी टू बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब ऐसा नहीं था यहाँ पे, अब यहाँ पे मल्टी रैशनल गवर्नमेंट थी, मतलब अलग अलग कलर कॉम्प्लेक्शन के लोग थे, अलग अलग रेसेस के लोग थे जो कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को डील कर रहे थे। यहां तक हमने समझ लिया, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट साउथ अफ्रीका। अब हमारा एक और क्वेश्चन आता है, जनरल डिस्कशन आता है कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 9th में तो नहीं, 9th में तो पढ़ ही रहे हो, 8th में पढ़ा है, 9th में आप पढ़ रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर इसको ऐसे भी समझोगे आप तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, 11th में पढ़ोगे अगर कभी पॉलिटिक्स लेने का सोचते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। आप सोचो आपके घर में रूल नहीं होगा तो कितना मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी, कोई रूल नहीं हो। हालांकि हमारे घर में जो रूल होते हैं वो रिटन फॉर्म में नहीं होते, वो वर्ड टू वर्ड कन्वे कर दिए जाते हैं। जैसे कि कोई वेजिटेरियन फैमिली होती है तो वो बार बार बच्चे को बताती थोड़ी है कि आपको वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है, एक बार उनको कन्वे कर दिया जाता है, 2 बार समझा दिया जाता है, या बच्चा खुद से ये देखता है कि उनके घर में खान पान कैसा है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, यहाँ पे जो हमारी फैमिली है वो एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि किसी कलेक्टिव आइडियोलॉजी को, आइडेंटिटीज को शेयर करते हैं। ये देश भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हमने अभी देखा कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अलग अलग क्लास कैटेगरीज हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, तो उनको साथ में रखना और बार बार कोई रूल्स बताते रहना वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमने उस चीज़ को क्या करा है, रिटन फॉर्म में रखा है। तो क्या होता है, कैसे होता है, लेट्स हैव अ लुक कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी कंट्री के ये हमें रूल्स दे देते हैं, और ये जो रूल्स होते हैं ये हर एक इंसान एक्सेप्ट करता है, और ये एक्सेप्ट करता है जिससे कि वो देश के अंदर एक साथ रह सके। बहुत ही सिंपल सी चीज, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करना सभी को जिससे कि सभी लोग एग्री भी हों और जिसमें हर एक बंदा एक्सेप्ट करे उसको कि ठीक है, वी आर कंफर्टेबल विद सच लॉ कि हम सब एक साथ रहेंगे। अगर देश में रहना है तो यू नीड टू फॉलो, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, रिटन फॉर्म में है, जिस पे सभी लोग एग्री करते हैं कि हम इन सभी चीजों को मानते हुए देश में एक साथ रहेंगे। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, ये भी आप जानते हो, और ये डिटरमाइन करता है कि हमारा जो रिलेशन है लोगों के साथ में अच्छा बना रहे, वो अलग अलग टेरिटरीज के आते हों, अलग अलग टेरिटरीज से आते हों, या अलग अलग जोन के हों, या फिर किसी भी तरीके का रिलेशन रखते हों। आप समझें, सिटीजन टू सिटीजन एंड सिटीजन टू द गवर्नमेंट। आप ऐसे समझना कि ये सुप्रीम है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है, जो इस बात को अश्योर करता है कि यहां पर रहने वाले सिटीजन्स के बीच में रिलेशंस अच्छा रहे, और जब उनके बीच में रिलेशन अच्छा है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट के साथ भी उनका जो रिलेशन हो वो अच्छा हो। गवर्नमेंट की बात लोग माने और लोगों की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट सुने, इस तरह का जो रिलेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कन्वे किया जाता है सभी लोगों को। ओके, मेरे हिसाब से इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वी हैव अर्लियर डन दिस, हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था इसको तो। ठीक है, और देखिए भैया क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की। द फर्स्ट थिंग, 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, ये एक तरीके का ट्रस्ट क्रिएट करता है, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, जिससे कि अलग अलग लोग एक साथ रहने के लिए एग्री होते हैं। अगर आप ऐसे भी समझो कि अलग अलग जो कास्ट कम्युनिटी है, रिलीजियस हैं, या फिर रिलीजन है, या फिर और भी कोई कैटेगरी हो, अगर उन्हें एक साथ रखना है तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट हो, तब तो ये चीज़ पॉसिबल है कि वो एक साथ रहेंगे। अगर ट्रस्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला काम यही है कि वो लोगों के बीच में ट्रस्ट और एक कोऑर्डिनेशन की सिचुएशन सेट करें। अच्छा, ये सब कैसे होंगे, रूल्स बना करके। और रूल्स कैसे बनाए जाएंगे, कंसेंसस से। कंसेंसस क्या, रिटन एग्रीमेंट। तो आप कोऑर्डिनेशन सेट करना चाहते हो, ट्रस्ट सेट करना चाहते हो, तो आप रूल्स के थ्रू करोगे, और ये रूल्स क्या करते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और आसानी से ये अलग अलग कम्युनिटी एक साथ रह सके, इस बात को अश्योर किया जाता है। तो पहली चीज, थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन सेट और कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, and through that the people from different caste categories or different religion they can live together happily.
सेकंड चीज क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं भैया। सेकेंडली इसने बताया कि यहां पे गवर्नमेंट अपॉइंट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और ये जो गवर्नमेंट होती है इसके पास में पावर होता है डिसीजन लेने का। दोबारा सुने, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर करता है कि सरकार चुनी जाए। अच्छा, ये भी इसमें बताया कि सरकार को कैसे चुना जाएगा, रूल्स क्या होंगे, वो सारी चीजें। आपको इतना डिटेल नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहां पर अश्योर किया जाता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसके पास में, या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिनके पास में डिसीजन मेकिंग पावर होगी। ऐसे तो हर कोई बोलेगा कि मैं डिसीजन ले लेता हूं, कोई भी ये बोल सकता है कि इस बात में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड कर लेता है कि किसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। पहले वाले में रूल सेट किए, दूसरे वाले में गवर्नमेंट को अपॉइंट किया, तीसरे वाले में क्या किया जाएगा, तीसरे वाले में सुनिएगा, ये जो गवर्नमेंट आपने अपॉइंट की है इसके ऊपर आप लिमिटेशंस लगाओगे। नहीं तो किसी भी पर्सन को आपने पावर दे दिया, जैसे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को व्हाइट कम्युनिटी को पावर मिला था, वो व्हाइट कम्युनिटी क्या कर रही है, वो मिसयूज कर रही है अपनी पावर को। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को भी श्योर करता है कि जो भी पर्सन यहां पे पावर में आए हैं, मतलब गवर्नमेंट में आए हैं, उनके ऊपर लिमिट लगाना जरूरी है, उनकी पावर को लिमिटेड करना जरूरी है, जिससे कि वो सिविलियंस के राइट को छीने ना, जो सिटीजन्स को हमने राइट्स दिए हैं वो छीने नहीं जाएं। इस बात को भी अश्योर किया जाता है थर्ड पॉइंट में। ठीक है, होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। और फोर्थ वाला देख लो थोड़ा सा एक बार और, कि यहां पे जब गवर्नमेंट आपने चुन ली है, गवर्नमेंट चुनने के बाद में द गवर्नमेंट्स वर्क वुड बी कि वो लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की नीड और लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ, तो उस चीज को क्या करें, फुलफिल करें और एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करें। एज इट इज ये सारे चारों पॉइंट आप अगर 11th में पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो पहले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। बात समझें क्या क्या है। इन्होंने बोला कि आपको पहले पॉइंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाता है जिससे कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत कम से कम पड़ती है और लोग आसानी से एक दूसरे के साथ रह पाते हैं सोसाइटी में। फिर एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, उस गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड किया जाता है, और जो गवर्नमेंट हमने अपॉइंट की है उसको इस बात के लिए अश्योर किया जाता है कि भाई लोगों के एस्पिरेशन क्या है, लोगों की नीड क्या है, आपको इसको दिमाग में रखते हुए काम करना है और एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करनी है, ये होता है उनका काम। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये चारों काम करता है। मेरे हिसाब से ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, होपफुली आ गए हैं। आगे बढ़ें। आगे है कि जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं दैट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। देखो लाइन सुनना क्या कह रहा है, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। अच्छा, इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा चेंज है कि देश में जितनी, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जिन जिन के पास में कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी की सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो। मतलब अगर किसी ने अपना रूल्स रेगुलेशन रिटर्न फॉर्म में भी रखे हैं, कंसेंट रिटर्न फॉर्म में भी रखा है, तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। लेकिन ये ज़रूर अश्योर बात है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। बात दोनों अलग अलग है, होपफुली समझ में आई होगी। इसको समझने के लिए एग्जांपल लो, बहुत सिंपल सा। देखो भाई, मैंने अभी फिर वो लाइन बोली है, एक बार अच्छे से समझना है इसको फिर से। जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन जितनी भी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक ऑलरेडी हैं उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल है नीचे, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जब फ्री हुआ उसके बाद में क्या सिचुएशन आती है कि वहां पे उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आया। अमेरिका गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आप देखना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पे एलिजाबेथ होती है, मतलब जो क्वीन होती है वहां की, वो रूल्स बनाती है। इतना समझ लीजिए आप कि वहां पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है एक तरीके से, बट दे आर क्रिएटिंग और दे हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑरल फॉर्म में हो। अमेरिका के साथ भी सेम किस्सा कि उन्होंने भी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आफ्टर द रेवोल्यूशन इन फ्रांस कब हुआ था, 1789 99 तक, कि पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि यहां पर खुद से ही लोगों ने ही अपना क्या कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। और ऐसे में वहां पर उसके बाद से डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस करना शुरू हुआ। एंड टू हैव
अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अब उनके पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बात समझिए, आपने ये भी पढ़ा होगा ना, फ्रांस आपने पढ़ा अभी रिसेंटली अभी पढ़ा है आपने फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर चाहे जर्मनी की बात करो, वहां पर भी यही हुआ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई थी उन्होंने। अच्छा, आपको नहीं पता होगा, 10th में आप जब जाओगे तो पता चल जाएगा। उन्होंने भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जबकि वो डेमोक्रेटिक थे ही नहीं, वहां पे किंग ऑलरेडी रूल कर रहा था। तो ऐसे इंसिडेंसेस हमने बहुत देखे हैं। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, या फिर आप ये समझो कि द पीपल हु वर द पार्ट ऑफ किंगशिप, कि वो राजा है और फिर वो ऐसा कुछ सोच रहा है, तो राजा होते हुए भी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है। कई बार राजा भी अपने जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको रिटन फॉर्म में लिख लेता है। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का, आप कह सकते हो ना कि वो डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पे, बट दे हैव अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा बहुत जगह हुआ है। तो हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सबके लिए जरूरी नहीं है कि वो जो देश होंगे वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक होंगे। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी कॉन्स्टिट्यूशन रख सकती है या रखती है अमूमन, लेकिन जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी लाइक इंडिया, उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है। जबकि जो नॉन डेमोक्रेटिक है, जैसे डिक्टेटर है, मोनार्क है, ठीक है, ओलिगार्कीज हैं, तो ऐसे में क्या होगा, द ऑल पीपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं है या डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, अपने रूल्स रेगुलेशंस रिटन फॉर्म में नहीं रखेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बनाएंगे। लेकिन बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी अगर है तो उनको बनाना ही पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज़ थी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है, और हमने साउथ अफ्रीकन वाला जो कंडीशंस था, इंसिडेंट्स था, उसको भी डिटेल में समझा। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आपको इसको अच्छे समझना है, याद रखना है। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आती है तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।